प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं उपनयन पुस्तक के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड और उसमें भाग 9 को लेकर, जिसमें हम 201 से लेकर 225 प्रश्नों तक देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न। और हमारा जो पहला प्रश्न और आपके पुस्तक के 201 प्रश्न हैं, वो चैप्टर शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा। ठीक है, आप सभी को पता है धारा 370 के माध्यम से कुछ जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किए गए थे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है 201 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे? तो ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल है 370 में ये प्रोविजंस किए गए थे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था और जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जो है हटा ली गई। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की बात करूं। देखिए, जब रियासती विभाग का गठन किया गया था और उसके माध्यम से जो देसी रियासतें थी भारत में, उनका एकीकरण हुआ। उस एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ली, जिनके जन्मदिन दिवस को हम एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसका कारण यही रहा क्योंकि देश का इंटीग्रेशन करने में वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 3 रियासतें ऐसी थी जिनको लेकर विवाद उत्पन्न हुए। एक रियासत थी हैदराबाद, जो सबसे बड़ी देसी रियासतों में से एक थी। हैदराबाद के निजाम ने यह बोला कि वो हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करेंगे, क्योंकि रियासतों के पास ये चॉइस थी कि वो या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर उस तीसरा था स्वतंत्र रहने के लिए। तो उन्होंने ये चॉइस किया कि मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। तो भारत, जो हिस्सा भारत के अंदर आता है, केंद्र में है, उसको पाकिस्तान में शामिल होना कोई प्रैक्टिकल बात नहीं थी। तो पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया। एक विवाद हुआ था जूनागढ़ को लेकर। जूनागढ़ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे और जूनागढ़ की जो प्रजा थी, जनता थी, वो हिंदू थी। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत में विलय करवाया गया। और तीसरा जो विवाद हुआ था वो जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था। और जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह जी, उन्होंने शुरुआत में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उनकी मांग थी जम्मू कश्मीर को जो कि स्वायत्तता बनी रहे, जम्मू कश्मीर को अलग देश का दर्जा दिया जाए। ना तो उन्होंने पाकिस्तान में न भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में जब कबायली जम्मू कश्मीर में घुसे, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हो गए, मामला यूएन में चला गया। भारत ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 के माध्यम से कुछ स्पेशल प्रोविजंस रख दिए गए। और ये इसके माध्यम से भारत क्या है कि एक विषम स्टेट के रूप में उद्भव हुआ, विषम राज्य, यानी सभी राज्यों के संदर्भ में समान प्रोविजंस नहीं है। जैसे 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। हालांकि ये जो प्रोविजन था 370 वो अस्थायी था, स्थायी नहीं था, अस्थायी प्रोविजन था। और बाद में इसको 5 अगस्त 2019 को जो मोदी गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में, इसको क्या है कि धारा 370 को हटा दिया गया। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 202। जम्मू कश्मीर के किस शासक द्वारा भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किए थे महाराजा हरि सिंह जी ने। कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा केवल 3 विषयों, विदेशी, रक्षा और संचार पर ही भारत सरकार को अपनी शक्तियां हस्तांतरित की थी। प्रश्न संख्या 203। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम 2019 अंतिम रूप से कब लागू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया। आपको पता है 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म दिवस है। तो उनके रूप में, उनके जन्म दिवस के दिन, क्योंकि उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके इनके जन्मदिन को हम एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो उनके जन्म दिवस के दिन इसको लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। इससे अब भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। संविधान के कुछ अनुच्छेद 370 को, संविधान के अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 204। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर को
किन दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया? तो दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर से दो यूटी निकाले गए, स्टेट का दर्जा छीन लिया गया। एक जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित यूटी, और दूसरा निकला लद्दाख बिना विधानसभा का। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सहित, यहां जिस तरह दिल्ली पौंडुचेरी में विधानसभा है, उसी तरह क्या है कि विधानसभा जम्मू कश्मीर में भी है। लद्दाख जो है यूटी क्षेत्र में दो जिले आते हैं, कारगिल और लेह, और जम्मू कश्मीर का जो शेष भाग है वो जम्मू कश्मीर यूटी के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 205। नवगठित जम्मू कश्मीर यूटी के प्रथम उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया था गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को। और गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो है गुजरात काडर के आईएएस ऑफिसर, बाद में जो है वे भारत के 14वें सीएजी भी रहे, भारत के 14वें सीएजी कैग भी रहे। 206 नंबर प्रश्न, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख यूटी का संयुक्त उच्च न्यायालय हाईकोर्ट किसे बनाया गया था? पहले जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तो उस समय जो हाई कोर्ट था वो श्रीनगर हाई कोर्ट था। तो उन दोनों का जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जो श्रीनगर में है वही बनाया गया है। उच्च न्यायालय की जो एक सीट जो है, जो ग्रीष्मकालीन सीट श्रीनगर में और शीतकालीन सीट जो है जम्मू के अंदर के बीच में बदलती रहती है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 207। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव यूटी क्षेत्रों का आपस में विलय कर इन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब परिवर्तित कर दिया गया? देखिए, जो दादरा और दमन है ये दोनों पहले पुर्तगाल के कॉलोनी में अंतर्गत आते थे। भारत में ने इनको स्वतंत्र करवाया, उसके बाद दोनों को अलग अलग संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लेकिन 2019 के अंदर इन्हें क्या है कि एक बिल के माध्यम से इन दोनों को एक ही कर दिया है। तो इसको जब लागू कब हुआ था, ये परिवर्तित कब हुआ? तो 26 जनवरी 2020 से ये लागू हुआ। दिसंबर 1961 में दोनों क्षेत्रों को पुर्तगाली शासन से आज़ादी मिली थी। वर्तमान में भारत में कितने 8 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 28 स्टेट हैं। ठीक है, 28 स्टेट हैं और 8 जो है यूटीज केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 208। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागालैंड के संबंध में विशेष उपबंध स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं? तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 371 क। देखिए, जैसे मैंने बोला, भारत सम राज्य नहीं है, विषम राज्य है। विषम राज्य का मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर राज्यों के संदर्भ में थोड़ी विविधता है। सब राज्यों पर कानून समान रूप से लागू नहीं होते। ये कारण क्या है ऐसा विभेद होने की? कारण यह है कि भारत एक विशाल, एक सब कॉन्टिनेंट देश है और विविधता यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हैं या जनजातीय इलाके हैं या दुर्गम इलाके हैं। उन इलाकों के विकास के लिए, उनको समावेशी भारत में शामिल करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए रखे गए हैं। उसी में जैसे मैंने बात की, अभी हमने 370 की बात कर रहे थे जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, जो इसको अभी तो हटा दिया गया है। इसी तरह जो आर्टिकल 370 या 371 है, 371 के क ख ग इस तरह के आर्टिकल हैं। तो इन आर्टिकल के अंदर जो संविधान का भाग 21 है और 371 से 371 ज तक टोटल ये 12 राज्यों के संदर्भ में ये स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। अब ये 12 राज्य कौन कौन से हैं? इन 12 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और सिक्किम है। इसके अलावा गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र है, कर्नाटक है और गोवा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आंध्रा और तेलंगाना है। ये 12 राज्यों के संदर्भ के अंदर जो
स्पेशल प्रोविजंस जो है भाग 21 के अंदर 371 से 371 जह के अंदर ये प्रोविजंस किए गए हैं। तो मैंने बताया कि स्पेशल प्रोविजंस करने का आशय ये है कि ये कुछ पिछड़े इलाके, कुछ दुर्गम इलाके, कुछ जनजातीय इलाके, उनको भी समावेशी करने के लिए, उनको विकास में बराबर भागीदारी करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो इनमें किए गए हैं। उन क्षेत्रों के अंदर राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र के अंदर जो विदर्भ का इलाका है ना, गुजरात में कच्छ का इलाका है, तो स्पेशल पृथक इनके लिए विकास बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड एजेंसी के गठन की बात की गई है। राज्यपाल को भी इनमें कुछ विशेष निर्देश जो है, दिशा निर्देश इसमें दिए जाते हैं राष्ट्रपति की ओर से। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 209। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ग और 371 च में क्रमशः किन राज्यों के बारे में उपबंध करते हैं? तो ग में उपबंध है मणिपुर का और च में है सिक्किम का। संविधान का भाग 21 अस्थायी, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल, संक्रमणकालीन और स्पेशल प्रोविजंस वाला माना गया है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 210 जो प्रश्न आएंगे अब आगे 210 प्रश्नों से हम न्यायपालिका पर बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 210 आपके सामने है। भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? तो भारत में इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है, ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है ना। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये शामिल होते हैं। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हालांकि क्या है, भारत एक फेडरल कंट्री है, भारत ने खुद को, भारत एक फेडरल कंट्री है, बट हमारी जो जुडिशरी है, लेकिन हमने जुडिशरी जो अपनाई है वो इंटीग्रेटेड है, वो इंटीग्रेटेड है। वी हैव यूनिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यूनिफाइड सिस्टम लॉ एंड जस्टिस। इंटीग्रेटेड सिस्टम को हमने अपनाया है कि ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका में क्या है, यूएस में पूर्णतः फेडरल कंट्री जो है, वहां पर राज्यों के लिए अलग हाई कोर्ट जो है, राज्यों का अपना उच्च न्यायालय ये है, सर्वोच्च न्यायालय अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड है, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट से अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह का सिस्टम हमने अपनाया है। न्यायपालिका की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। इसमें शीर्ष पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व इसके अधीन हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियां हैं। प्रश्न संख्या 211, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 न्यायाधीश, जिसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति और 33 अन्य न्यायमूर्ति रहते हैं। वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायमूर्ति? वर्तमान में है DY धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, जो भी अब आगे आप क्लासेस देखें, जो भी अपडेट हो, आपको उसमें अवेयर रहना है। ठीक है, आज की तारीख में तो क्या है, DY चंद्रचूड़ है। उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यह संख्या 31 थी पूर्व में, तो बढ़ाकर कितनी कर दी? 34 कर दी गई। मूलतः सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था तब 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 212, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को नियुक्त करने के लिए CJ की, चीफ जस्टिस की परामर्श लेता है। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993, जो सेकंड जजेस केस बोलते हैं इसको, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में नियुक्ति संबंधी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस, फोर्थ जजेस, इस तरह के केस हैं और ये केस संबंधित हैं सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर। शुरुआत में ये था कि जजों की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान में जो शब्द लिखे गए हैं, यानी जो आर्टिकल जो 124 हैं, और उसमें जो शब्द लिखे गए हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से परामर्श लिया जाएगा। जब राष्ट्रपति से जो परामर्श है
उसके संदर्भ में जब थोड़ा सा विवाद हो गया, क्या राष्ट्रपति का परामर्श मानना बाध्यकारी है? ठीक है, ये एक इशू था। तो शुरुआत में ये बोला कि राष्ट्रपति का जो परामर्श है वो मानना बाध्यकारी रहेगा, लेकिन बाद में इस पर विवाद और उठा। ठीक है, तो सेकंड जजेस जो केस है, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993, इसमें यह बोला कि जो परामर्श है वो सहमति होता है। परामर्श में सहमति रहना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को राष्ट्रपति, जो परामर्श था वो राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए? बाध्यकारी बनाया गया। पहले तो यह था कि जो परामर्श का मतलब क्या होना चाहिए, परामर्श का मतलब क्या परामर्श रखा जाए? ठीक है, नहीं, परामर्श का मतलब क्या परामर्श रखा जाए, इसमें बाध्यकारिता हो कि न हो। ठीक है, ये इशू होगा। लेकिन बाद में सेकंड जजेस केस में ये बोला कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए मानना क्या कर दिया? बाध्यकारी बना दिया गया। पैरोपोर में ये नहीं था, पर ये था परामर्श का मतलब बाध्यकारिता नहीं होती है। ठीक है, इस तरह क्या है कि सेकंड जजेस केस में कॉलेजियम का उद्भव हुआ। कॉलेजियम का उद्भव हुआ। हालांकि कॉलेजियम पूर्ण रूप से स्थापित कब हुई? पूर्ण रूप से स्थापित हुई थी थर्ड जजेस केस में। ठीक है, थर्ड जजेस केस के अंदर ये पूर्ण रूप से स्थापित हुई थी। जो सेकंड जजेस केस है इसमें उद्भव हुआ था। सेकंड जजेस केस के अंदर 9 जजों की पीठ बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन, ये जो मामला था ये था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1993 का मामला था। 9 जजों की पीठ बैठी थी और 7-2 से ये डिसीजन दिया था कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया। ये और इस तरह क्या है कि किसका उद्भव हुआ? कॉलेजियम का उद्भव हुआ थर्ड जजेस केस के अंदर 97-98 के अंदर। बाद में ये स्थापित हो गया कॉलेजियम। बात करते हैं प्रश्न संख्या 213। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है तथा एक बार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के पश्चात कितनी आयु प्राप्त करने तक पद पर रहता है? न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनना है वो न्यूनतम आयु कोई नहीं है, अधिकतम आयु 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन के प्रावधान किसमें है? 124 में वर्णित है। हालांकि 65 वर्ष की आयु से पूर्व भी वह राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र द्वारा हटा सकता है। इसके अलावा उसको 124(4) के अंदर रिमूवल की बात की गई है, हटाने की बात की गई है, तो संसद उसको स्पेशल मेजोरिटी से हटा भी सकती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 124। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? अभी बात कर रहे थे, आर्टिकल 124(4) के अंदर उसको हटाने की बात की गई है। तो किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो हटाने का आधार क्या है? आधार 2 आधार कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित हैं। एक है साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर, और दूसरा है असमर्थता, इनकैपेसिटी। इन 2 आधार पर हटाया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा डिटेल में हम बात कर लें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाना है, उस हटाने की प्रक्रिया को पहली बात क्या महाभियोग बोलते हैं क्या? कई किताबों में आपको मिलेगा कि महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो यह गलत है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग होता है। वहां रिमूवल ऑफ जजेस है, रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, 124(4) में रिमूवल ऑफ जजेस की बात की गई है, जजों को हटाना। हटाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले अगर लोकसभा में या राज्यसभा में, लोकसभा में या राज्यसभा में आपको प्रस्ताव लाना पड़ता है। लोकसभा में लेके आ रहे हो तो 100 सदस्य चाहिए, राज्यसभा में ले रहे हो तो 50 सदस्य चाहिए। ये 100 सदस्य लोकसभा के या राज्यसभा के 50 सदस्य जिस किसी भी सदन में ये प्रस्ताव आ रहा है वो प्रस्ताव लेके आएंगे। लोकसभा में वो स्पीकर को देंगे प्रस्ताव और राज्यसभा में ये सभापति को देंगे। अब ये स्पीकर या सभापति पर डिपेंड करता है कि वो इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। अगर वो उनको लगता है कि हाँ स्पीकर या सभापति के विवेक पर है, उनको लगता है कि एडमिट करने लायक हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, उनमें पर्याप्त सावधानी या गोपनीयता बरती है, तो वो इसको आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, जब आगे प्रोसीड करने का जो नियम है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम है। न्यायाधीश
जांच अधिनियम कब का है? 1968 का। इसके माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाती है न्यायाधीश जांच अधिनियम के द्वारा। अब क्या करेगा कि एडमिट कर लिया मान लो स्पीकर ने या राज्यसभा में आए तो सभापति ने, तो 3 सदस्यीय पैनल बनेगा। पैनल बनेगा। इन 3 सदस्यीय पैनल में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश पर आरोप है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा। किसी भी हाई कोर्ट का सीजेआई रहेगा, चीफ जस्टिस रहेगा, या एक प्रतिष्ठित न्यायविद जो राष्ट्रपति की नजर में है, प्रतिष्ठित न्यायविद को रखेंगे। इन 3 जजों का पैनल बनता है। अगर ये पैनल मानता है कि वास्तव में वो दोषी हैं, तो फिर आगे प्रोसीडिंग होगी कि उसको दोनों सदनों से स्पेशल मेजोरिटी से पारित करवाना पड़ेगा। अगर दोषी है तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए प्रोसेस होगी। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी वाली? जो 368 में वर्णित है, जो संविधान संशोधन के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी यूज की जाती है वही, यानी कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। इस तरह दोनों सदनों से यह पारित होगा और उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। इस तरह जजों को हटाया जाता है। लेकिन यह बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। आज तक किसी भी जज को इस प्रोसेस से नहीं हटाया गया है। हटाने ये प्रोसेस बहुत टफ है। सबसे पहले तो आपको क्या है कि पहले तो ये लोकसभा राज्यसभा में 100 और 50 सदस्य आपका प्रस्ताव लाने पड़ेगा। अब इस पर भी ये डिपेंड करता है कि स्पीकर या सभापति उसको एक्सेप्ट करें कि ना करें। एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, उन पर है। उसके बाद पैनल बनेगा। पैनल कुछ रिकमेंडेशन देगा। पैनल में तीनों न्यायपालिका से संबंधित ही व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आपको 368 वाली मेजोरिटी चाहिए। तो इतना लंबा प्रोसेस है, इसको हटाना कोई सरल काम नहीं। अभी तक किसी भी जज को इस प्रोसेस से कभी नहीं हटाया गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 215। किस स्थिति में न्यायाधीश के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है? देखो ये 360 जब लगी हो, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा हो सकता है। न्यायाधीश के वेतन भत्तों संसद द्वारा निर्धारित हैं, भारत की संचित निधि पर क्या होते हैं? भारित होते हैं। ठीक है, संचित निधि पर चार्ज एक्सपेंडिचर है। ये हमने कल भी पढ़ा था, जो हमारी पूर्ववर्ती क्लास है उसमें हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 216। भारत का संघीय व अपीलीय न्यायालय, फेडरल एंड अपीलेंट कोर्ट कौन सा है? यह भारतीय संविधान का संरक्षक भी है। कौन सा? फेडरल और अपीलेंट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया, जो आजादी से पहले अपील का सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपना पद धारण करता है? तो 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का कितना है? 65 है सुप्रीम कोर्ट का। और हाई कोर्ट का कितना है? 62 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी कोई न्यूनतम आयु नहीं है। आयु संबंधी किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 218। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश सेम ही प्रोसेस रहेगी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं, वही प्रोसेस हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए रहेगी। जैसे अभी बात की, आधार क्या है? आधार है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। इन 2 असक्षमता, इन 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। अन्य तीसरा कोई आधार नहीं है हटाने का। उसके बाद वही प्रोसेस दोहराई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट की अभी हमने चर्चा की, न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। ठीक है, आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा संसद के अंदर और उसके बाद स्पीकर या सभापति उसको एक्सेप्ट करेगा। उस 3 सदस्य पैनल बनेगा। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित होगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। इस तरह ये प्रोसेस रहेगा हटाने का। बात करते हैं प्रश्न संख्या 219। हाई कोर्ट के वेतन भत्तों किसकी निधि पर भारित होते हैं? तो ये राज्य की संचित, ये बात याद रखना। हाई कोर्ट के जो वेतन भत्ते हो ना, स्टेट का जो है कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि पर भारित होते हैं। इनके वेतन भत्तों संसद द्वारा निर्धारित हैं और वित्तीय आपातकाल में इनमें कटौती की जा सकती है। हालांकि उनकी जो पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि है, उस पर भारित होती है। केंद्र राज्य संबंधों के मध्य संबंध, ये हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन आगे है, अगला चैप्टर। अगले प्रश्न केंद्र और राज्य के संबंधों पर आधारित होंगे। जो पहला प्रश्न है 220 नंबर प्रश्न, अंतरराज्य परिषद, इंटरस्टेट जो काउंसिल है का गठन कौन व क्यों करता है? तो अंतरराज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल होता है केंद्र और राज्य और राज्यों के बीच जो विवाद हैं उनको सलटाने के लिए। आर्टिकल 213 ये प्रोविजन करता है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे? अंतरराज्यीय विवादों का
हल करने के लिए, अंतर्राज्यीय विवादों की जांच के लिए क्या गठित करेंगे? अंतर्राज्यीय परिषद गठित करेंगे। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। 263 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि परिषद राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय करने व संबंधित विषयों पर सलाह देने हेतु गठित की जा सकती है। ठीक है, भारत में ये 1989 में सरकारीय कमीशन की सिफारिश के बाद इसका गठन किया गया था। ठीक है, सरकारीय कमीशन 1983 से 87 के बीच रहा। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि देश में जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 263 उसको जीवित किया जाए, उसको व्यवहार में लाया जाए। तो उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। बात करते हैं प्रश्न संख्या 221। किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के सामान्य हित के लिए सलाह देने के लिए 5 क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, केंद्रीय बनाई गई है? रीजनल काउंसिल की बात की गई है, क्षेत्रीय परिषदों की बात की गई है। कितनी है टोटल संख्या में? ये ध्यान रखना, 5 है। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा? तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। परिषद की संरचना देखो तो गृह मंत्री क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यों के इसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं। यूटी के प्रशासक जो होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह 5 रीजनल काउंसिल्स बनाई गई हैं। उद्देश्य सेम है रीजनल काउंसिल्स का कि जो देश की क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, एकता है, उनको बनाए रखना और क्षेत्रीय विवाद हैं उनको सलटवारा करना, इसका उद्देश्य रहता है। प्रश्न संख्या 222 प्रश्न शुरू हो रहे हैं कहाँ से? इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। ठीक है, हालांकि चर्चा कर चुके हैं हम। जो संविधान का भाग 18 है, अनुच्छेद 352 से 360 किसकी बात करते हैं? आपातकालीन प्रोविजंस की बात करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं। शुरू करते हैं। पहला जो 222 नंबर प्रश्न है, तो आपातकाल का उपबंध कहाँ से लिया गया है? लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपातकाल का उद्देश्य देश की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करना है। इसमें केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है और सभी राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, ये प्रावधान जर्मन के वाइमर संविधान से लिया गया है। ये हम चर्चा कर चुके हैं। जब इमरजेंसी लगती है तो हमारा संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में तब्दील हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 223। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार की है। 352 में जो उल्लेखित है उसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। 356 में जो उल्लेखित है उसको प्रेसिडेंशियल रूल बोलते हैं। 360 में जो उल्लेखित है उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। और आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 के बीच उल्लेखित किए गए हैं। ठीक है, एक और पढ़ा था हमने आर्टिकल 365। 365 ये बात करता है अगर राज्यों की सरकार केंद्र के निर्देश मानने से इनकार करती है तो 365 के माध्यम से क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। बात करते हैं 224 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? कब करता है? भारत या उसके किसी भाग पर? देखो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि वॉर हो जाए, युद्ध की स्थिति है, एक्सटर्नल अग्रेशन, किसी ने भारत बाह्य आक्रमण हो जाए, या तीसरा है कि आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इन 3 कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल 352 का प्रयोग किया जाता है। अब जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है उसकी जगह मूल संविधान में शब्द था आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा रिप्लेस किया गया, क्योंकि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाई गई थी। ठीक है, तो आंतरिक गड़बड़ी जो है ये शब्द संविधान में कहीं डिफाइन नहीं था, तो ये महसूस किया गया कि इस शब्द का दुरुपयोग होने की ज़्यादा संभावना है। तो 44th अमेंडमेंट द्वारा इस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया और शब्द रख दिया आर्म्ड रिबेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह। तो इस तरह इमरजेंसी लगाना थोड़ा कठिन जो है कर दिया, अभी इतना सरल नहीं है। पूर्व में एक प्रोविजंस ये भी था कि इमरजेंसी लगाने के लिए प्रधानमंत्री किसी की मंजूरी लेने की या सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। 44th अमेंडमेंट द्वारा ये भी प्रावधान किया गया कि अगर प्रधानमंत्री इमरजेंसी लगाते हैं तो
वो कैबिनेट की सलाह पर ही ऐसा कर सकते हैं, लिखित सलाह पर ऐसा करके राष्ट्रपति को बोलेंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 225। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किसकी लिखित सिफारिश पर करता है? तो अभी हमने बात की, ये मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर करता है। और ये प्रोविजंस किया गया था किसमें? ये प्रोविजंस किया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। तो ये हमने 225 प्रश्न जो हैं पूरे कर लिए हैं। कक्षा 9 पूरी हो चुकी है। जो अंतिम कक्षा हमारी 10वीं कक्षा रहेगी वो हम आगे करेंगे। कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।